हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम की मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाली परिभाषाओं को करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी पहली परिभाषा है मोलरता, यानी कि मोलैरिटी। देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है और बहुत बार हमसे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछी गई है। तो देखिए, मोलरता क्या है, यानी कि मोलैरिटी क्या है। तो किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो मोलरता क्या है? किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। और मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए मोलरता क्या है। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। और मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। अब देखिए, मोलरता को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। तो मोलरता इज इक्वल टू स्मॉल एन विलय के मोलों की संख्या अपॉन कैपिटल वी मिलीलीटर में। तो क्योंकि लिखा है ना विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन किस में हो जाए? मिलीलीटर में हो जाए इंटू 1000। ये इसका सूत्र है। तो हो जाएगा कैपिटल एम इज इक्वल टू, अब देखिए इस एन की जगह क्या करेंगे? मोलों की संख्या को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं डब्ल्यू बटे एम, यानी कि भार बटे अणुभार। तो हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी, एम एल में इंटू 1000। अब देखिए एन क्या है? एन है हमारा मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या इक्वल टू होता है भार बटे अणुभार। अब देखिए हम क्या करेंगे हम यहाँ पे जैसे कि स्मॉल एम है, इन सभी का नाम लिखेंगे। इससे क्या होगा? इससे हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि देखिए ये जो सूत्र है हमें इसका मालूम है कि ये क्या है? वी है हमारा विलयन का आयतन, डब्ल्यू है विलय का भार, कैपिटल एम है विलय का अणुभार, और देखिए वी क्या है? विलयन का आयतन, और एन क्या है? एन हमारे मोलों की संख्या। देखिए यहाँ पे स्मॉल एम है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विलय का अणुभार। तो ये थी हमारी मोलरता की डेफिनेशन। अब देखिए अगली है मोललता। तो देखिए मोललता भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी, और हमसे बहुत बार बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछी गई है, और इस बार आने के इसके पूरे पूरे चांसेस है। तो देखिए मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता क्या होती है? मोललता होती है 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे करते हैं हम स्मॉल एम से प्रदर्शित। तो स्मॉल एम इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। तो मोललता क्या होता है? मोललता होता है 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए स्मॉल एम इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। अब देखिए स्मॉल एम इज इक्वल टू एन अपॉन डब्ल्यू हो जाएगा। विलय के मोलों की संख्या क्या होती है? स्मॉल एन, और विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, तो कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में इंटू 1000। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर एन की जगह, मोलों की संख्या की जगह क्या रख सकते हैं? डब्ल्यू अपॉन एम। तो हो जाएगा स्मॉल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ग्राम में इंटू 1000। अब देखिए डब्ल्यू क्या है? विलय का भार है, एम बी क्या है? विलय का अणुभार है, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का द्रव्यमान। तो देखिए अब देखिए हमारी अगली डेफिनेशन है मोल प्रभाज, यानी कि मोलंश क्या है। देखिए कई बार हमसे मोल प्रभाज पूछ लेते हैं, कई बार हमसे मोलंश। तो देखिए दोनों एक ही है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और देखिए मोल प्रभाज से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोल प्रभाज, मोललता, मोलरता, इनसे न्यूमेरिकल भर भर के आते हैं, तो आप इनको अच्छे से करके जरूर जाइएगा। तो देखिए मोल प्रभाज और मोलंश, तो विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोलंश कहते हैं। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो माना विलयन के 2 घटक ए और बी है, जिनके मोलों की संख्या एन ए व एन बी है। तो देखिए मोल प्रभाज क्या होता है? मोल प्रभाज और मोलंश, तो विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोलंश कहते हैं। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए माना विलयन के 2 घटक ए और बी हैं, जिनके मोलों की संख्या एन ए व एन बी है। तो देखिए ए का मोल प्रभाज एक्स इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और बी का मोल प्रभाज एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो मोल प्रभाज हम इनको ऐसे निकालते हैं। अब देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है हमारी क्वथनांक में अवनमन।
तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वथनांक में अवनमन और बहुत बार हमसे डायरेक्टली पूछी गई है। तो देखिए क्वथनांक में उन्नयन क्या है। तो देखिए किसी विलायक में अवाष्शील वैद्युत अनपगट्य मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। फिर से देखिए क्वथनांक में उन्नयन यानी कि किसी विलायक में अवाष्शील वैद्युत अनपगट्य मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है यानी कि डेल्टा टीबी समानुपाती एम के। अब देखिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। यहाँ पे हमने इक्वल टू करके के बी क्या है, ये हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने एम की जगह, यहाँ पे मोललता की जगह क्या कर दिया, हमने मोललता का सूत्र लिख दिया। तो देखिए ये आ गया ये। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जहाँ के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, डेल्टा टी बी क्वथनांक में उन्नयन है, डब्ल्यू बी है विलय का भार, एम बी है विलय का अणुभार और डब्ल्यू है विलायक का भार। अब देखिए अगला है हमारा, यहाँ पर देखिए अगला है हिमांक में अवनमन। तो देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हिमांक में अवनमन। तो देखिए किसी विलयन में अवाष्शील विलय मिलाने पर उसके हिमांक में कमी हो जाती है, इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए हिमांक में अवनमन उसकी मोललता के समानुपाती होता है। तो देखिए हिमांक में अवनमन क्या है, किसी विलयन में अवाष्शील विलय मिलाने पर उसके हिमांक में कमी हो जाती है, इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं और हिमांक में अवनमन उसकी मोललता के समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा टी एफ समानुपाती किसके, एम के। अब देखिए हो जाएगा डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम। अब देखिए हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी मोललता का सूत्र लिख देंगे। तो जाएगा डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पर भी मोललता का सूत्र लिख दिया। अब देखिए के एफ क्या है, के एफ है हमारा हिमांक अवनमन स्थिरांक और डेल्टा टी एफ है हमारा हिमांक में अवनमन, डब्ल्यू बी है विलय का भार, एम बी है विलय का अणुभार और डब्ल्यू है विलायक का भार। अब देखिए अगली हमारी प्रतिपरासरण की डेफिनेशन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रतिपरासरण की डेफिनेशन। तो देखिए प्रतिपरासरण, जब विलयन की सतह पर परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त किया जाता है तो जल के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं, इसे प्रतिपरासरण कहते हैं। उपयोग इस विधि द्वारा समुद्र जल से आसु जल बनाया जाता है। तो देखिए प्रतिपरासरण क्या होता है, जब विलयन की सतह पर परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त किया जाता है तो जल के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं, इसे प्रतिपरासरण कहते हैं। उपयोग इस विधि द्वारा समुद्र जल से आसु जल बनाया जाता है। अब देखिए अगला है हमारा संक्रमण तत्व, जिसे हम डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। तो देखिए संक्रमण तत्व क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्व, तो वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आंशिक भरे डी कक्षक होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। इन सभी तत्वों को आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में रखा गया है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 इंटू D1 to 10 और NS1 to 2 है। तो देखिए संक्रमण तत्व और डी ब्लॉक के तत्व, तो देखिए आपको इसका दोनों नाम पता होना चाहिए क्योंकि कई बार हमसे डी ब्लॉक के तत्व डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, कई बार संक्रमण तत्व। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों के नाम एक ही है कि वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आंशिक भरे डी कक्षक होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। इन सभी तत्वों को आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में रखा गया और इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D1 to 10 और NS1 to 2 है। अब देखिए अगला है हमारा आंतरिक संक्रमण तत्व, यानी कि एफ ब्लॉक के तत्व। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंतरिक संक्रमण तत्व यानी कि एफ ब्लॉक के तत्व, तो वे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2f उपकक्षक में प्रवेश करता है अंतरिक संक्रमण तत्व कहलाता है, अर्थात लैंथेनाइड तथा एक्टेनाइड तत्वों की श्रेणी इसके अंतर्गत आती है। अब देखिए अगला है अभिक्रिया की कोटि। देखिए इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया की कोटि। तो देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिकारक के वेग को प्रभावित करती है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। उदाहरण इसका NH4NO2।
एरो N2 अलग हो जाएगा, 2H2 अलग हो जाएगा। अब देखिए यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए अगर आप डेफिनेशन के साथ उदाहरण भी लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा हाँ बच्चे को आता है, तो इसलिए आपको पूरे में से पूरे मार्क्स देगा। तो अगर आप परिभाषा लिखो तो उसका अगर किसी में एग्जाम्पल है तो उसका एग्जाम्पल ज़रूर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।